हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी नेशनल पेंशन सिस्टम, इसकी पात्रता और एनपीएस और सीसीएस पेंशन रूल्स के बीच के विकल्प के बारे में। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो उसे जरूर देखें। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनपीएस के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक इमोल्यूमेंट्स, जो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण है, और कुछ खास परिदृश्यों पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इमोल्यूमेंट्स की, जो आपकी मंथली एनपीएस कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है। देखो, इमोल्यूमेंट्स का मतलब आपकी पूरी सैलरी नहीं है, बल्कि कुछ चीजें मिलाकर बनता है। इसमें आपका बेसिक पे, एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अगर आपको मिलता है, और डीए यानी डियरनेस अलाउंस शामिल है। याद रखना, सिर्फ ये तीन चीजें ही इमोल्यूमेंट्स में आती हैं एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए। अब इन्हीं इमोल्यूमेंट्स के हिसाब से तय होता है कि आपको और सरकार को आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने कितना पैसा डालना है। मान लो आपका बेसिक पे 50,000 रुपये है, एनपीए 10,000 रुपये है और डीए 5,000 रुपये है, तो आपका टोटल इमोल्यूमेंट्स हुआ 65,000 रुपये। अब इस 65,000 का कुछ परसेंट आपको और सरकार दोनों को आपके एनपीएस अकाउंट में डालना होगा। तो दोस्तों, ये थे इमोल्यूमेंट्स। अब देखते हैं कुछ अलग अलग केसेस और समझते हैं कि उनमें इमोल्यूमेंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। इन केसेस को समझने से आप अपनी एनपीएस कंट्रीब्यूशंस को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, पहला केस है रिटायर होकर फिर से नौकरी करने वालों का। मान लो आप रिटायर हो चुके हैं और आपने एनपीएस में पैसा डाला था। अब आप फिर से काम पर लग गए हैं, तो हो सकता है आपकी नई सैलरी आपकी पेंशन से कम हो, क्योंकि नियमों के हिसाब से आपकी नई सैलरी और पेंशन मिलाकर एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर आपकी सैलरी आपकी पेंशन से कम कर दी जाती है, तो वो कम किया हुआ पेंशन का पैसा भी एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए गिना जाएगा। मतलब आपके इमोल्यूमेंट्स में आपकी कम हुई सैलरी के साथ साथ वो पेंशन का हिस्सा भी जुड़ेगा जो आपको नहीं मिल रहा। मान लीजिए आपकी रिटायरमेंट पेंशन 25,000 थी, आपको दोबारा नौकरी मिलती है और आपकी नई तनख्वाह 20,000 है। इस स्थिति में 20,000 आपके इमोल्यूमेंट्स होंगे और 5,000 जो पेंशन में कटौती हुई को जोड़कर कुल इमोल्यूमेंट्स 30,000 होंगे। अब बात करते हैं दूसरे केस की। मान लो आप छुट्टी पर हैं, तो क्या होगा? देखो, अगर आप छुट्टी पर हैं तो आपको जो भी सैलरी मिल रही है वो आपके इमोल्यूमेंट्स होगी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अगर आप मेडिकल लीव या हायर स्टडी लीव पर हैं और आपको पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, तो नोशनल इमोल्यूमेंट्स गिने जाएंगे। नोशनल इमोल्यूमेंट्स का मतलब है कि आपकी सैलरी उतनी ही मानी जाएगी जितनी आपको बिना छुट्टी के मिलती है। इससे आपके एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप 3 महीने की मेडिकल छुट्टी पर हैं और उस दौरान आपको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, तो आपकी नोशनल इमोल्यूमेंट्स वही होगी जो आप काम करते समय पाते। तो दोस्तों, चाहे आप छुट्टी पर हो या फिर काम पर, आपके एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तीसरा केस है डेपुटेशन का। मान लो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में डेपुटेशन पर है, तो क्या होगा? देखो, आपको जो सैलरी वहां मिलती है वही आपके इमोल्यूमेंट्स होंगे। मतलब आपकी सैलरी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ही तय करेगा। अगर आपको डेपुटेशन अलाउंस भी मिल रहा है तो वो भी आपके इमोल्यूमेंट्स में जुड़ जाएगा। अगर आप किसी दूसरे संगठन में डेप्यूटेशन पर हैं और वहां की तनख्वाह 60,000 है, तो यही 60,000 आपकी एनपीएस कंट्रीब्यूशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, भले ही आपके मूल विभाग में आपकी तनख्वाह 50,000 हो। तो दोस्तों, डेपुटेशन पर जाने से पहले आपको अपने इमोल्यूमेंट्स और एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। दोस्तों, चौथा केस है सस्पेंशन का। मान लो आप किसी वजह से सस्पेंड हैं, तो क्या होगा? देखो, सस्पेंशन के दौरान आपको सबसिस्टेंस अलाउंस मिलता है। ये आपकी पूरी सैलरी नहीं होती, बल्कि एक हिस्सा होता है जो आपको अपने जरूरी खर्चों के लिए दिया जाता है। तो इस दौरान आपके सबसिस्टेंस अलाउंस को ही आपके इमोल्यूमेंट्स माना जाएगा। अगर सस्पेंशन के दौरान आप 15,000 का सबसिस्टेंस अलाउंस प्राप्त कर रहे हैं, तो यही 15,000 आपकी एनपीएस कंट्रीब्यूशंस के लिए गिना जाएगा। याद रखना, सस्पेंशन के बाद अगर आपको वापस नौकरी पर रख लिया जाता है तो आपको पूरी सैलरी मिलने लगती है और आपके इमोल्यूमेंट्स भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाते हैं।
दोस्तों, फिफ्थ केस है सस्पेंशन का। अगर आप फॉरेन सर्विस पर हैं, विदेशी संगठन के लिए काम करते हुए सरकार के कर्मचारी बने रहते हैं, तो वह वेतन गिना जाएगा जो आप फॉरेन सर्विस पर नहीं होते हुए पाते। मान लीजिए, अगर आप विदेश में फॉरेन सर्विस पर हैं और आपके गृह विभाग में आपका वेतन 40,000 होता, तो यही 40,000 आपके एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए गिना जाएगा। अब समझते हैं आज के वीडियो की लर्निंग्स के बारे में। फर्स्ट, इमोल्यूमेंट्स में बेसिक पे, एनपीए और डीए शामिल होते हैं और ये आपकी एनपीएस कंट्रीब्यूशन तय करते हैं। सेकंड, विशेष परिस्थितियां जैसे री एम्प्लॉयमेंट, लीव डेप्यूटेशन, सस्पेंशन और फॉरेन सर्विस के लिए इमोल्यूमेंट्स की गणना के विशेष नियम हैं। एंड थर्ड, अधिक इमोल्यूमेंट्स का मतलब है अधिक योगदान और रिटायरमेंट के समय बड़ा पेंशन कॉर्पस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि इमोल्यूमेंट्स आपके एनपीएस कंट्रीब्यूशन में कितना जरूरी रोल प्ले करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई सवाल है, कमेंट्स में पूछो, मैं जल्दी ही जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगले वीडियो में मिलते हैं।